बैठ जाओ। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th के अर्थशास्त्र को पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, उसमें कुछ प्रश्न को हम लोग देखे थे, उसके बाद वाला प्रश्न को अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग हमारी बात को गौर से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो आप लोग को हर चीज़ समझ में आएगा और हम लोग तर्क वितर्क के साथ पढ़ेंगे। नहीं, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, सुनो। आर्थिक का सीधा मतलब ये होता है, और समझने का प्रयास करो। देखो, हर चीज़ का परिभाषा नहीं होता है, तो समझने का प्रयास करो। आर्थिक का सीधा मतलब होता है कि तुम किसी के दरवाजे पे जाओ, अगर तुम्हारा स्वागत बात कुछ उस लेवल का ना हो तो तुम वहाँ से निकलने के बाद कहोगे कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। इस बात से आप लोग समझ आइए कि आर्थिक का मतलब क्या होता है। अच्छा, आधारभूत संरचना, आधार का मतलब बेस। घर बनाने के लिए हमको कुर्सी की आवश्यकता पड़ता है, कुर्सी जोड़ना पड़ता है। तो किसी भी देश को विकास करने के लिए, चाहे कोई देश हो, किसी भी देश को विकास करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होता है। और आधारभूत का मतलब पहले आवश्यकता होना चाहिए। नहीं, जैसे आप किसी के यहाँ बाराती गए, तो बाराती में खाना तो नेसेसरी फॉर है, तो ये तो आधारभूत हुआ, खाना मिलवे करेगा, समझ में। लेकिन नाश्ता, स्प्राइड, अनेक चीज़ के जो फंक्शन व्यवस्था करवाया जाता है, तो ये अलग का चीज़ है। लेकिन आधारभूत की नेसेसरी है कि ये होना जरूरी है, जो खाना होता है। तो किसी भी देश का विकास कैसे किया जाएगा, उसमें कौन कौन चीज़ महत्वपूर्ण है, इस चीज़ पे पहले आप फोकस कर लीजिए, वही उसका आधारभूत संरचना है। अर्थव्यवस्था एक प्रकार का स्वरूप है। नहीं, तो आप दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। लिखना है कि आधारभूत संरचना किसी भी देश को विकास करने के लिए जो अति महत्वपूर्ण होता है, उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। जिसमें किसी भी देश को विकास करने के लिए वहाँ का सबसे पहले नेता ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेता ठीक होना चाहिए। दूसरा, उद्योग धंधा होना चाहिए। तीसरा, ऊर्जा होना चाहिए, ऊर्जा समझते हो ना। चौथा, यातायात की साधन होना चाहिए। अगर मेरे यहाँ कोई व्यापार करने के लिए आता है तो उसको परिवहन मतलब रोड अच्छा मिलना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। यहाँ के लोगों को विचार अच्छा होना चाहिए, तब जाके वह देश विकास करता है और अच्छा लेवल पे विकास करता है। वो बात समझे आप लोग, हम जो क्या बोल रहे हैं। अब ध्यान दो तुम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख दोगे। सबसे पहले किसी भी देश का विकास अगर करना है आप लोगों को, तो वहाँ का जो नेता होता है, राज्य स्तर का, देश स्तर का, उसका विचार अच्छा होना चाहिए। उद्योग धंधा होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होना चाहिए, व्यक्ति का अच्छा सोच होना चाहिए। नहीं, तब उस देश का विकास अच्छा से हो सकता है। और यही आधारभूत संरचना है, समझ में। और ये आधारभूत मतलब ये नेसेसरी है। अगर रोड यहाँ नहीं है, नहीं, तो यहाँ कौन आएगा फैक्ट्री लगाने के लिए? भाई, यहाँ ट्रक जो 10 चकवा ट्रक जो घुसेगा, कोई माल लेके, कच्चा पदार्थ लेके, रोडे नहीं है, रोडे पर ट्रक उलट गया तो यहाँ से फैक्ट्री बंद कर देगा। तो यातायात भी महत्वपूर्ण है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूंजी होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, समझे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो बात बोले हैं आप लोग को लिख देना है। फिर से सुनिए हमारी बात को। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। किसी भी देश के विकास करने के लिए जो डायरेक्ट रूप से उपयोग में आता है, प्रयोग में आता है, उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। सबसे पहले वहाँ के नेता का विचार अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उद्योग होना चाहिए। तीसरा, ऊर्जा होना चाहिए। चौथा, परिवहन होना चाहिए।
बिजली होना चाहिए, उस देश के नागरिक जितना है उसका विचार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं फैक्ट्री आया, फैक्ट्री लगाया, लूट के चल गया वहाँ से, तभी विकास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब ध्यान दो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी। उसके बाद एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो अर्थव्यवस्था भी कई प्रकार का होता है, और कोई भी जो देश चलता है नहीं, वो अर्थव्यवस्था चलता है। किसी चलता है बुआरे? अर्थव्यवस्था चलता है। ध्यान रखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था समझो, पहले समझो अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा स्वरूप है या सिस्टम है जिसके अंतर्गत किसी भी लोग को रोजगार दिया जाता है। क्या देते हैं हमारे? रोजगार दिया जाता है। वह रोजगार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, सरकार के लीगल होना चाहिए, सरकार के अंदर लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब कोई अपराधी टाइप रोजगार नहीं होना चाहिए। बात समझ में है ना? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप होता है जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन होता है उस सब साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और निजी लाभ के लिए वो उपयोग में लाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका जो अपना सरकार चलाता है, वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। वहाँ सब कुछ प्राइवेट मिलेगा, वहाँ सब कुछ प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब यह नहीं कि वहाँ लूटता है, वहाँ इंसानियत जिंदा है, अपने यहाँ हैवानियत जिंदा है। बात को गौर से सुनना तुम लोग। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी सरकारी का मतलब क्या समझता है तुम लोग? उस देश का संपत्ति, देश का 140 करोड़ जनसंख्या है, उसका संपत्ति है, और उस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं है। स्कूल का स्थिति खराब है, आज स्कूल बनाया गया, खिड़की खोल लिया, उसमें से टेबलें चुरा लिया, पंखे चुरा लिया, तो सरकार जो है ना तंग है इस चीज से। यही अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर दिया जाएगा, पूंजीवादी का मतलब यह नहीं, यहाँ भारत में अगर पूंजीवादी लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर जातिवाद हो जाएगा, तब होगा ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किए? पूंजीवादी कर दिए, रेलवे को प्राइवेट के हाथ में दे दिए। तो अब क्या करेगा उसको? प्राइवेट के हाथ में, जिसके हाथ में देगा अपना खानदाने का पूरा नौकरी दे देगा वहाँ पे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ लोगों को योग्यता के हिसाब से रोजगार दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर बुझने आता नहीं, टिकट देके संसद में बैठा दिए, वहाँ पर गाना बजाना हो रहा है, बात खत्म है, उसको एक रोजगार मिल गया। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेगेटिव आप लोग नहीं समझिए। ऐसा नहीं समझिए कि जितना भी संसाधन है किसी निजी व्यक्ति के उपयोग में अधिकार है, उन्हें अपने लिए उपयोग में लाता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर संसद भवन के बाद जब वहां जैसे छुट्टी होता है ना विश्वविद्यालय में, तो वहां भी छुट्टी होता है। तो छुट्टी होने के बाद वहां का जो राष्ट्रपति होता है वो भी पेठिया में जाता है सब्जी खरीदने के लिए। समानता का अधिकार है वहां पर। अपना यहाँ का प्रधानमंत्री बताओ तो, अपने यहाँ का प्रधानमंत्री की दिक्कत कथी का है बताओ तो? पहले उसको कौन गोली मारेगा बताओ तो तुम? इसका मतलब संदेह है आपको। इतना सुरक्षा में क्यों रखा जाता है? इतना सुरक्षा का मतलब क्या? हम देश का प्रथम नागरिक है तो हमें तो खुल के आगे आना चाहिए ना। लेकिन उसकी उस आदमी को इतना ना सिक्योरिटी है कि मिलने के लिए 4-5 दिन लग जाएगा उससे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अमेरिका में कौन अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप होता है, वह सिस्टम होता है, सिस्टम समझे ना, जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन है सब साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और अपने निजी लाभ के लिए उपयोग में लाता है और सिस्टम अच्छा चलता है। बात समझ में? लिख दोगे आप लोग? समझ में गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखो
इसका लिख दोगे अब, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोग लिख दोगे एग्जाम में, किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत, लिख दोगे एक बार? चलिए चलिए एक बार और चर्चा कर ले। देखो, अमेरिका जो अपना सिस्टम चलाता है ना, भारत जो अपना सिस्टम चलाता है, इस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर किसी व्यक्ति को अगर नौकरी दिया जाता है ना, तो बहुत छानबीन किया जाता है, योग्यता नहीं देखता है, किस कास्ट से है, किस धर्म से है, यह देखता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो अब ना B.R. अम्बेडकर इतना पढ़ लिया रे, नहीं तो भारत में उसको पढ़ने कभी दिया गया? भारत में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया, तब वो विदेश गया। यहां तो उसको अछूत माना गया है, और भारत में उसका क्या इज्जत करोगे तुम हैं? आज टीचर्स डे बहुत अच्छा से मनाते हो तुम, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर, लेकिन इस देश किस से चलता है उसके बारे में नामो निशान तुम लोग के अंदर में नहीं। अब तुम उसका इज्जत क्या करोगे? उसका इज्जत जो है ना विदेशों में होता है। जाके देखो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में या वहाँ के विश्वविद्यालय में उसके गेट पर प्रतिमा बना हुआ है। विद्यार्थी जब इन करता है तो उसको प्रणाम करके जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वो थे। वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, इसीलिए ऐसा हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गलत मायने आप लोग नहीं निकालिए यहाँ, इसलिए। हाँ, अब तुम लोग सवाल जवाब कर सकते हो कि सर हम बता रहे हैं ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब कुछ क्षेत्र प्राइवेट है और कुछ क्षेत्र सरकारी है। इस दोनों क्षेत्र को मिलाकर एक तीसरा क्षेत्र बनाया गया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें भी आएंगे हम लोग, ध्यान दो अब तुम हमारी बात को। अगर यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डायरेक्ट रूप से लगा दिया जाएगा तो भारत एक प्रकार से फिर से गुलाम हो जाएगा। अभी जाके देख लीजिए बैंक का स्थिति, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा आपको अपना रुपया निकालने के लिए है। बैंक में कोई कन्या से बतिया रहा है, कोई सालियत से हंसी मजाक कर रहा है, ग्राहक को कोई परे नहीं है, मरो कुछ दिक्कत नहीं है। सरकार बेटी के बियाह है, आज 50,000 निकाल दीजिए ना, आज निकलेगा, जाइए। कमाल है यार। सरकारी स्कूल का स्थिति देख लो, जान के खराब किया जाता है स्थिति को, ताकि तुम लोग के अंदर में मालूम है प्राइवेट की भावना जगे, जान का स्थिति खराब किया जाता है। एक छोटा सा फंडामेंटल है, हम आपको समझाना चाहते हैं कि आज से 20 साल के बाद सरकारी कुछ नहीं बचेगा, और आप लोग सपोर्ट करोगे इसके लिए। अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में चले जाओ, खासकर बिहार में भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, हर माँ बाप चाहता है कि प्राइवेट में अच्छा शिक्षा प्राप्त होता है, प्राइवेट में हर बच्चा को भेजता है पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल के प्रति आप लोगों को नेगेटिविटी भरता जा रहा है। अक्सर इंसान से पूछो सरकारी स्कूल में क्या होता है, तो पढ़ाई नहीं होता है, यही बोलेगा, क्योंकि आपके दिमाग पर प्राइवेट हावी हो गया है। नहीं, आज से 10 साल के बाद और सोच बदल जाएगा, सरकारी के प्रति बदल जाएगा रे। अब सरकार एक अभियान चलाएगा कि जितना भी सरकारी स्कूल है उसको बंद कर दिया जाए, तो तुम लोग सपोर्ट करोगे, हाँ बंद कर दीजिए, कहा पढ़ाई तो चलबे नहीं करता है में, सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा। देखो बात को सोचा करो, सरकार किस तरीके से दिमाग लगा रहा है। जनता 1 साल पीछे सोचता है, वोट मांगने के लिए जाएगा, हमको घर नहीं दिया, तो तुम्हारा सोच पीछे हो गया, और सरकार का सोच 100 वर्ष आगे रहता है। बात दिमाग लगाओ। तो उस समय में आप लोग सरकार का साथ दीजिएगा सरकारी स्कूल बंद कराने में, क्योंकि आप लोग का तो माइंड चेंज ना हो गया, पूरा माइंड चेंज हो गया, पूरा माइंड चेंज हो गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई चलबे नहीं करता है, तो बंद कर दीजिए इसको, क्या आप तनख्वाह दीजिएगा, तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा। कितना तक? तो अभी 2023 है ना, तो 2035 तक सरकारी स्कूल मान लीजिए पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग साथ दीजिएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई चलबे नहीं करता है, वही प्राइवेट हो जाएगा। अब सरकार क्या करेगा मालूम है, जितना भी स्कूल है सबको तोड़ेगा, थोड़े ऐसे थोड़े तोड़ के राम मंदिर बना देगा। कितना राम मंदिर बनाएगा बताओ तो? सबको प्राइवेट कर देगा। क्या कर देगा बुआ, प्राइवेट कर देगा। अब दिमाग लगाओ, 2035 तक सबको प्राइवेट कर देगा जितना भी सरकारी था। अब सरकार को 5 साल तो ठीक ठाक व्यवस्था रहेगा, मतलब इसमें 5 जोड़ेगा तो कितना होगा, 2040
40 बात समझ में आ रही है ना। 2041 में सरकार का एक अभियान आएगा, प्राइवेट स्कूल का फीस डायरेक्ट तिगुना कर दिया जाएगा। तिगुना समझते हो ना, 5 रुपया है तो 15 रुपया कर दिया जाएगा। अब सोचो, अब दिमाग लगा तुम कि गरीब का बच्चा अब नहीं पढ़ेगा। 2041 आते आते गरीब का बच्चा अब नहीं पढ़ेगा। उस समय में मालूम है आप लोग, उस समय में सरकारी भी नहीं रहेगा, बच्चा को सरकारी में भेजोगे तुम लोग। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सरकारी तो प्राइवेट हो गया ना। अब क्या करेगा गरीब का बच्चा, क्या करेगा, अनपढ़ गवार पैदा होगा। अब फिर वही नारा लगा जाएगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा मजदूर बनेगा। और तुम लोग साथ देते हो सरकार को, तुम लोग साथ दे रहे हो सरकार को। हम बोल देते हैं 2041 होते होते सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सोच यहाँ पर अभी डेवलप नहीं हुआ है। कि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ जातिवाद है। अगर स्टेशन का ठेकेदारी देगा तो किसको देगा, पैसा किसी को चमार को देगा, कभी किसी को दुसाद को देगा, किसी गुआर को देगा, किसी बढ़ई को देगा, किसको देगा, लाला सिंह मिश्रा। अब वो किसको नौकरी देगा, ऊपरा प्रजाति को देगा ना। तुम लोग को झाड़ू मार के नहीं रखेगा वहां पर। सोच के देखा करो तुम। तो उस कंडीशन में ना आपको हाथ का लड्डू रहेगा ना मुंह का लड्डू रहेगा, सब खत्म है। तो अभी तो बहुत मोल लगता है आप लोगों को कि शिक्षा तो हमको प्राइवेट में अच्छा लगता है, सरकारी तो बेकार लगता है हमको। प्राइवेट में आ रहे हैं आप लोग, अपने आने वाला जनरेशन को खराब कर रहे हैं। अरे अभी तो सरकारी है, कम से कम सर्टिफिकेट भी दे देता है तुम लोगों को, लेकिन उस समय सरकारी भी नहीं रहेगा आप लोगों के पास, तो क्या करोगे तुम लोग। खैर चलिए, आप लोग की सोच है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं था, इस सब के बारे में आप लोग को समझाया जाता है। लेकिन इसलिए आप लोग सरकार का साथ दीजिए, और सरकार के साथ देने के साथ सरकारी संपत्ति तुम्हारा संपत्ति है, बचा कर रखा करो तुम उसको। तुम पैसा कमा लोगे, घर बढ़िया बना लोगे, ऐसा थोड़े कि तुम विद्यालय बना लोगे। सिस्टम में रहने के लिए सिस्टम बचाना चाहिए ना। सिस्टम में जब खत्म हो जाएगा तो कथी में रहेगा तुम लोग। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, मिटाने वाला कहाँ है रे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अभी भारत में लागू भी होगा तो सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत में लाइए, बेशक लाइए, लेकिन सबसे पहले जातिवाद यहां खत्म कर दीजिए। जातिवाद खत्म कर दीजिए, क्योंकि जातिवाद डायरेक्ट अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। आज भी जातीय जनगणना के बाद, हम जातीय जनगणना के साथ हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए। आज भी देख लीजिए, आप उठाकर कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोर्ट का जज कौन जात है, कभी भी चमार नहीं मिलेगा तुमको। आइए, अर्थव्यवस्था संबंधित है, दुसाध नहीं मिलेगा तुमको जज। जज का वैकेंसी कैसे आता है मालूम है, वो अपने में जो जज है अगला जज को स्थापित कर देगा, वो जो जज है अगला जज को स्थापित कर देगा अपने से। वैकेंसी यार नहीं आता है जज उसके ना है। पोस्ट ऑफिसों वाला में आवेगा। पहले का सोच देखो ना सरकार का। अगर घर में किसी का रेलवे में जब हुआ है ना, तो जब मरेगा तो उसका बेटा पुता का मिलेगा। बताइए, वंशागणु तो चल रहा था। ये राजतंत्र नहीं तो क्या था, तंत्र था। तो समझो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी न किसी धोखा से पैदा हो गया भारत में, नहीं तो तुम लोग का स्थिति भारत आजाद होने के बाद भी गुलाम हो जाता। भारत आजाद होने के बाद भी गुलाम हो जाता। हम बता रहे हैं, देखिए, जब हमारा देश गुलाम था ना, अंग्रेज का शासन था ना यहाँ पर, तो हम लोग हिंदुस्तानी थे। और जब मेरा देश आजाद हो गया तो हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बट गए। ये हमारे लिए हरासमेंट हुआ। ये हमारे लिए हरासमेंट हुआ। बेशक आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए, लगाने में कोई दिक्कत नहीं, पर जातिवाद खत्म कर दीजिए यहाँ पर। जातिवाद खत्म कैसे होगा, जिस तरीका से हम बता दें जातिवाद कैसे खत्म होगा। जिस तरीका से वो आधार कार्ड बनवाएगा ना, तो फिर वो कार्ड बनाएगा जिसमें से सिर्फ भारत का है तो भारतीय लिखाएगा, सिर्फ उसमें कुछ नहीं लिखाएगा। देखो अपने आप खत्म हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था चेंज कर दीजिए। ये भारत देश है ना हमारा, यहां राम के लिए लड़ रहा है लोग, अल्लाह के लिए लड़ रहा है लोग, कोई सिख के लिए, कोई ईसाई के लिए लड़ रहा है, लेकिन अपने बाप के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। अपन हमारा घर में कल बढ़िया खाना कैसे बनेगा इसकी कोई चिंता नहीं है। झंडा लेके राम नाम कर रहा है, तुम कोई बजरंग दल में जुड़ रहा है, कोई करनी सेना में जुड़ रहा है, कोई भीम सेना में जुड़ रहा है, अपने बाप के लिए नहीं जुड़ रहा है। हमारा बाप कैसे जिंदा रहेगा। अजीब हाल है इस देश का, लेकिन
अजीब हाल है इस देश का। और यही प्रक्रिया रहा तो 2050 आते आते सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ ना संविधान बचेगा ना राम बचेगा, समझे ना। अब वही होगा, फिर अमेरिका का आदमी दूसरे देश के आदमी आएगा पंचायती करने के लिए, अपना शासन करेगा। तो हम बता देना चाहते हैं क्या विचार था पहले जमाने का नेता का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, BR अम्बेडकर का। इस समय कितना क्लोज था बताइए तो। उन लोगों का विचार था कि भारत को सोना की चिड़िया बनाया जाएगा, कति टीन का चिड़िया बना कर रख दिया यहाँ का है। हमारा देश विश्व गुरु होने जा रहा है। कति का विश्व गुरु? कैसे विश्व गुरु मतलब समझते हो तुम लोग? विश्व के गुरु कैसे? आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं, ये विश्व गुरु का प्रतीक है। यही ज्ञान दीजिएगा विश्व को यही ज्ञान दीजिएगा कि हम मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं, यही ज्ञान दीजिएगा है? बिना योग्यता का वैकेंसी डाल देते हैं, यही विश्व का देना चाहते हैं संदेश। विश्व गुरु का मतलब होता है कि आपका प्रेरणा से अगर दूसरा देश चलता है तब वह विश्व गुरु है। राफेल खरीद के लाते हैं विदेश से, कहते हैं विश्व गुरु हो गए। बताइए, अजीब हाल है किस देश का। सुइया से डोरा विदेश में निर्माण हो रहा है, कौरव विदेश में, कौरव विश्व गुरु हम होने जा रहे हैं। खाली बोलने से वही कि कैला से वही। चलो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया आप लोग को? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस सब साधन पर, समझ में आ रहा है ना, कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और निजी लाभ के लिए उपयोग में लाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और बढ़िया चलता है वहां पे। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब ध्यान दो, समावेशी विकास। आप लोगों को कहीं पढ़ लाता ध्यान दो, आप लोगों को एगो सतत विकास पढ़ाए थे, याद है? सतत विकास क्या होता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, डेवलप जो होता है। ध्यान दो, सतत विकास समझो क्या होता है। सतत विकास, और सतत विकास समझ में आ जाएगा तो समावेशी विकास समझ में आ जाएगा आप लोग को। सतत विकास का मतलब होता है कि विकास करने की वह प्रक्रिया जिसमें अभी जो जनरेशन है तो वर्तमान है, आने वाला जनरेशन भविष्य है, तो वो ऐसा विकास करो कि दोनों जनरेशन को उपयोग में आ जाए, लाभदायक हो। ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोरोना का निर्माण कर दो तो तुम तो झेलिए लिया, आगे वाला आदमी पेटी में मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सतत विकास का मतलब नहीं हुआ। तब बात समझ में आ रहा है? समावेशी विकास क्या होता है समझो, ध्यान दो। देखो, किसी भी देश में विकास करने की वह प्रक्रिया कि देश के, राज्य के, जिला के, प्रखंड के अंतिम लोगों तक अगर विकास पहुंच गया, विकास हो गया, तो समझो वो प्रक्रिया जो है समावेशी विकास कहलाया। बात समझा? अगर 1 रुपया अगर भेजा केंद्र सरकार, अगर देखो ना, बड़ी समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि अगर देश में विकास करने की वह प्रक्रिया जो देश के अंतिम लोग तक, अंतिम समझते हो, शोषित वंचित लोगों तक अगर विकास पहुंच गया, विकास अगर हो गया, तो समझो समावेशी विकास है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब व्यक्ति को भी मिला है, नल जल योजना हो गया, हर व्यक्ति को मिला है, तो ये समावेशी विकास के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान दो तुम लोग, एक बार संसद भवन में राजीव गांधी भाषण दे रहे थे कि अगर हम गांव के व्यक्ति के लिए 1 रुपया भेजते हैं यहाँ से संसद भवन से, तो वो रुपया वहाँ तक जाते जाते 7 पैसा बचता है, बाकी का जो 97 पैसा है इधर खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते भैया इस देश के नेता को सुधरना चाहिए। जब तक नेता नहीं सुधरेगा देश में कुछ नहीं होने वाला है। देश चलाने वाला रहेगा ठीक तब ना देश चलेगा। अब पियक्कर को स्कॉर्पियो दे दीजिएगा तो तो लगेगा 2 घंटा मरबे कि अगलो आदमी को मार दिया वो, जिसका कोई दोष नहीं है।
आप अगर खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर खराब होने के साथ है तो अगर आदमी को बिगाड़ दीजिएगा तो वो ना खराब हो गया। अगर पियक्कर आदमी को गाड़ी चलाने के लिए दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो तो जेबे करेगा, उसका तो दोष है, तो पीने है तो मरबे करेगा। लेकिन जो आदमी नहीं पिया है उसका क्या दोष है? यही प्रकार से नेतागिरी में भी होता है कि अगर आपको देश चलाने नहीं आता हो ना तो स्टारडम के लिए विधायक एमपी विधायक सांसद नहीं बनिए, स्टारडम पाने के लिए नहीं बनिए। देश की मां बहन मत कीजिए आप लोग। आपके अंदर अगर क्वालिटी काबिलियत है ना तब कहिए हम नेता बनेंगे। अभी के नया नया लड़का तब देखो समाज सेवी है, युवा समाज सेवी। अब वही समाज का लड़का किसी के बाराती में जाता है ना तो एक प्लेट के रसगुल्ला के लिए झगड़ा कर लेता है। तू कभी समाज सेवा करेगा बताओ तो? रसगुल्ला के लिए झगड़ा कर लेता है रे, तू कभी समाज सेवी करता है? तुम कहता है कि हम समाज सेवी हैं। कौथी समाज सेवी है बताओ ना? नहीं, युवा समाज सेवी। और उसी समाज में कभी बाराती है तो बाराती को तोड़ दो आराम से, ये समाज सेवा है। वो सब नेता नहीं है रे, वो सब नेता नहीं है। वो स्टारडम के लिए ऐसा काम करता है। वो सब क्या करता है यार? स्टारडम के लिए ऐसा काम करता है। हाँ, पैसा के लिए ऐसा काम करता है। किसी भी देश को सुधरने के लिए अगर वहां का नेता अगर सुधर गया ना, और वहां का नेता अगर 100% ईमानदार हो गया तो समझो देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। साक्षात ब्रह्मा भी इस धरती पर उतर जाएगा ना तो रोकने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन नेता को दे देते हैं, ऐसा नेता को वोट दे देते हैं जिसको अंगूठा छाप है। संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसलिए बोले अनपढ़ का बार चुनाव लड़ेगा कि उस समय में शोषित वंचित ओबीसी समाज का स्थिति ठीक नहीं था। और सब रिमोट कंट्रोल हो गया, बताइए तो? सब रिमोट कंट्रोल है। जितना भी ओबीसी समाज का नेता है, लालू यादव नीतीश कुमार के छोड़कर, तेजस्वी यादव को छोड़कर सब रिमोट कंट्रोल है, बताइए तो? उसको अपना समाज का पड़ा हुआ है? एको का अपना समाज की चिंता नहीं है, बताइए तो? ये चिराग पासवान एकदम नहीं चिंता है अपने समाज का इसका है। वो जिस राम को पूजा करते हैं ना, जिस हनुमान का पूजा करते हैं, अभी भी उस हनुमान को नाम लेते हुए लेता है ना उसका समाज का आदमी मरता है उसके गांव में। भगवान का नाम लेते हैं। अरे वो तो हीरो है। हम चिराग भैया से कहते भैया आप अपने समाज की लड़िए ना, आप ऑलरेडी हनुमान बन जाइएगा। आप किसी का हनुमान बनने का क्या जरूरी है, बताइए तो? जिस हनुमान का बात बोलते हैं ना, आपके जाति को नामों नहीं ले जाता है उस हनुमान का। जिस हनुमान का सेवक बने हुए हैं आप, हनुमान जिस नाम का सेवक है। समावेशी विकास का मतलब होता है कि अगर देश में कोई प्रक्रिया हुआ और अंतिम व्यक्ति तक, गांव के व्यक्ति तक, शोषित व्यक्ति तक, वंचित व्यक्ति तक अगर विकास हुआ है तो समावेशी विकास हुआ उसके अंदर में। और करने की जो प्रक्रिया है वो समावेशी विकास कहलाएगा। वो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन लिख दोगे। देखो आप लोगों को थोड़ा अलग अलग की बात इसलिए बताया जाता है कि आप विद्यार्थी हैं। अगर आप लोगों को आंख नहीं खोला जाएगा तो घर पर जाएगा कोई समझाने के लिए, किसी को फुर्सत है? यहाँ हर चीज समझो। अर्थशास्त्र का मतलब है कि अर्थशास्त्र पढ़ो। अर्थशास्त्र जब पढ़ो तुम लोग तो तुम लोगों को इतना बुद्धि जरूर हो जाना चाहिए कि तुम कमा खा कैसे सकते हो, कौन गलत है कौन सही है। चलो अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या हुआ रे? तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत में कौन अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान दो। अच्छा सुनो, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? ध्यान दो तुम लोग। देखो एगो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया ना, एगो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अगर कोई संपत्ति है समाज में तो समाज के सभी व्यक्ति का अधिकार उस पर है, समझे ना? समझेगा ब्रो? तो पूंजीवादी और समाजवादी मतलब सभी समाज का अधिकार होना चाहिए। जैसे विद्यालय पर सब ऐसा थोड़े कि कोई पर्सनल आदमी जाएगा पढ़ने के लिए, वहां पर नस फाड़ देगा कोई सा बात बोलेगा तो समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर कोई
एक तीसरा अर्थव्यवस्था बनाया गया जिसमें अधिकार निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का होता है और दोनों सुचारू रूप से चलाता है, तो उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझा श्री संत? बात समझ में आ रहा है तुमको? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसे ही कहानी नहीं सुनी आप लोग, फिर समझो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों मिलाकर एक तीसरा अर्थव्यवस्था बनाया गया जिस पर सरकार और निजी, क्योंकि भारत में देख लो ना, फैक्ट्री निजी व्यक्ति के साथ चलता है, कॉलेज सरकार चलाता है, मेडिकल सरकार चलाता है, तो दोनों आदमी को, दोनों अर्थव्यवस्था को मिलाकर एक तीसरा अर्थव्यवस्था बनाया गया जिसे क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसी को दिक्कत? अब ध्यान दो तुम, अगर सोच के देखो, क्या भारत, हमारा जो भारत है, देखो पहले तो भविष्य में कभी नेता बनने का मौका मिले आप लोगों को, तो नेता के कुर्सी में बैठ के जातिवाद मत करना, तब धर्मवाद मत करना तुम, और जिस पद के लिए तुम बहाली हुए हो ना, उस पद की गरिमा का रखा करो तुम। समझ में आया ना? बड़ी हमारा जो देश है बहुत अजीब देश है, लेकिन हम अगर वोट देते हैं ना, तो हम इस देश में सुरक्षा लेने का कोई अधिकार हमारे अंदर में नहीं है, लेकिन जिसको वोट देते हैं उसको 50 को पुलिस वाला घेर के रखेगा। लेकिन हमारा घर के आदमी और किसी घर के आदमी अगर कोई डूब के मर जाता है तो प्रशासन 2 घंटा के बाद पहुंचता है। ये मेरा भारत देश है, यही मेरा भारत देश है। तुम जिसको वोट दियो ना, उसको घेर के पुलिस रखता है, और तुम्हारे घर में कोई हादसा हो जाएगा तो 5 घंटा के बाद एम्बुलेंस आएगा। ये भारत देश है हमारा, और तब तक ये होते रहेगा जब तक भारत का जनता नहीं सुधरेगा। समझे ना? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाया और एक तीसरा अर्थव्यवस्था बनाया। या तो देखो, ना तो यहां समाजवादी अर्थव्यवस्था चलेगा, ना यहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलेगा। पूंजीवादी करेगा तो सब अपने अपने घर के विकास को लेगा ना रे। समाजवादी करेगा तो वर्चस्व चलेगा समाज में। तो तीसरा बनाया गया जिसे क्या कहा गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात समझे आप लोग? बात समझे बुआरे? देखो, किसी भी देश को विकास करने के लिए हम बार बार इस चीज को बताते हैं कि यहां को सिस्टम सुधारिए। सिस्टम तो नेता सुधरे। नेता अगर ईमानदार जिस दिन हो गया इस देश का, वो ये देश समझो ऑलरेडी विकसित हो जाएगा। आजादी के 76 साल बाद भी भारत जो है आज विकासशील है, विकसित नहीं हुआ। क्यों? यहां का नेता ठीक नहीं है, सिस्टम चलाने वाला बेवकूफ आदमी है। बताइए, किसी को पढ़ा है कि इस देश का बच्चा कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा? लेकिन बहुत आदमी को पढ़ा है कि राम मंदिर को बनना चाहिए, हमको मंदिर बनना चाहिए। भाई कुछ बने चाहे बने, मंदिर बनना चाहिए। कम से कम भगलो पियास लो, कम से कम घंटा डोलाएंगे ना वहां पे हम लोग। मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर। किसी को पढ़ा है तुम लोगों को? तुम लोगों को भी कहते हैं कि झंडा लेके निकल जाते हैं रोड पर, करीब बाप के लिए निकला करो झंडा लेके। सोचो हमारा बाप किस तरह से, अगर हम किसी मॉल में जाएंगे ना और बाप को जो चीज पसंद आ गया तो उसका प्राइस ना देखना पड़े, ऐसा पैसा वाला बनो। कुछ नहीं रखा है धर्म में, ये धर्म लड़ा के छोड़ देगा। और मंदिर तुम लोगों का नहीं है, ब्राह्मण का मंदिर है, नहीं देगा जाने के लिए, नहीं देगा जाने के लिए। तुमको क्यों देगा जाने के लिए? भाई भगवान उसका है, तुम्हारा भगवान थोड़े है। तुमको संविधान दिया है, संविधान पर अधिकार ले। तुमको संविधान दिया गया, विद्यालय दिया गया, विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कर। तुम मंदिर क्यों जा रहा है? तुम समझ से बाहर लग रहा है हमको। तुम मंदिर क्यों जा रहा है? वहां कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। बकलोल सब कहीं का। मंदिर ब्राह्मण का होता है, उन पे उसी का अधिकार है, नहीं देगा जाने के लिए। वो लड़ेगा उसके लिए, क्यों नहीं लड़ेगा उसके लिए? तुमको संविधान इतना अच्छा पुस्तक मिला है, उसको ग्रहण कर, शिक्षा ग्रहण कर, अधिकार के लिए लड़ो, अधिकार के लिए। अगर तुम्हारे गांव में रोड ना बने ना, उसके लिए जुलूस निकाला करो, किसी नेता के जुलूस में मत जाया करो। समावेशी भारत में ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलेगा ठीक से, ना समाजवादी चलेगा।
इसलिए इस दोनों को मिलाकर एक तीसरा अर्थव्यवस्था बनाया गया, जिसे क्या कहा गया बोले? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। बात समझ में गया? बात समझा ले? चले अगला देखो यहाँ पर अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन साधन हैं? अर्थशास्त्र में उत्पादन का कौन कौन साधन? उत्पादन से उपजाने वाला, पहले तो भूमि होना चाहिए। भूमि, श्रम। अबे श्रम मतलब इस श्रम नहीं, श्रम मतलब काम करने वाला, लेबर। क्या है? पूंजी। और उसके बाद क्या होगा? संगठन भी होना चाहिए। संगठन या उद्यम। उसके बाद साहस। बात समझ में आ रही है? उत्पादन का ये सब काम आता है। जितने भी क्वेश्चन बोला गया है लगभग है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक अपने मन से लिखा करो, जो समझ में आ रहा है वो लिखा करो, रट्टूबल बना करो, समझे ना। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का पिछड़ेपन के कारण। समझ गया? चलो।